नंबर निकालना उसका। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भागवत स्कंध 4 अध्याय 15-16, और ये जो अध्याय है महाराज पृथु का जन्म, और महाराज पृथु के जन्म से यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज पृथु कैसे होंगे, क्या क्या चीजें करेंगे। महाराज पृथु के वैदिक राज्य में उनके पास बहुत कुछ उनके गुणों का वर्णन है, जो कि हम धीरे धीरे बताएंगे, अलग अलग सत्रों में बताएंगे। सबसे पहले जो श्रोतागण हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं कि भागवत संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और चौथे स्कंद के 15वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। 14 अध्याय खत्म हो चुका है। चौथे स्कंद के 15वें अध्याय में एक आदर्श राजा पृथु की कहानी आती है। पृथु जिसको आदि राजा भी कहा गया, और पृथु जो है वेन के शरीर के मथने से पैदा हुए थे, और वेन एक विलेन राजा था जो हम कल बता चुके हैं। और पृथु जो है, पृथु ने विवाह जो है अर्ची से किया, लक्ष्मी से किया, लक्ष्मी की विस्तारित रूपा अर्ची से विवाह किया। और पृथु जो है उन्होंने अपने राज्य में क्या क्या चीजें किया, तो एक चीज जो है, काफी चीजों से एक चीज जो आज जो हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में, अपने खजाने को बड़े गुप्त रखते थे।
अपने मनसूबों को, अपने थॉट्स को, हर व्यक्ति के थॉट्स को समझते थे, जनता के विचारों को जानते थे, और अपने विचारों को किसी को पता नहीं चलने देते थे। ये राजा का एक बहुत बड़ा गुण है। हर जनता के माइंड में क्या चल रहा है ये समझ सकता है। ये पृथु का बहुत बड़ा गुण था, अपने विचारों को नहीं जानने देना। वो नहीं, ये दो चीजें पृथु में थी। और पृथु के अंदर अपने खजाने को बढ़ाने की ताकत और खजाने को अरेंज करने की ताकत थी। तो खजाना जब भी अरेंज होता है तो खजाने को अरेंज करने के लिए एक बड़ा शास्त्र लगता है, और वो जो शास्त्र है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के सहारे खजाना जो है वो अरेंज किया जाता है। और अर्थशास्त्र के पुराने जो पुस्तक लिखे हुए हैं वो बृहस्पति ने लिखा है। बृहस्पति देवताओं के गुरु, और शुक्राचार्य जी ने लिखा है इनके पुस्तक, अर्थशास्त्र के पुस्तक। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार चीजें होती हैं, उसमें मोक्ष जो है उसको अगर हटा दिया जाए तो धर्म अर्थ और काम में सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ है, क्योंकि अर्थ से आप धर्म कर सकते हैं। अगर आपको मंदिर बनाना है तो अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आपको कुछ इच्छा की पूर्ति करनी है तो भी आपको अर्थ चाहिए। तो अर्थ कैसे, उसकी नीति कैसे हटेगी, लोगों से कैसे उसको लिया जाएगा, कैसे जमा किया जाएगा, एक बहुत व्यापक शास्त्र है अर्थशास्त्र। और इसको इन अलग अलग लोगों ने इसको लिखा है, और वेदों में है, पुराणों में कहीं कहीं अलग अलग सेक्शंस में कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं। इन सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा अर्थशास्त्र जो है तैयार होता है। और अर्थशास्त्र में सबसे प्रसिद्ध जो आज के जमाने में है वो कौटिल्य मुनि जो है, कौटिल्य मतलब चाणक्य जो है, उनका जो अर्थशास्त्र है सबसे प्रसिद्ध अभी माना जाता है, और वैदिक अर्थशास्त्र सबसे फेमस वो माना जाता है। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से अलग अलग कर लिया जाता है। तो वैदिक सिस्टम के अंदर जो वेद पढ़ने वाले जो बच्चे लोग जो है, उनको जब पढ़ने के लिए अगर कुछ लोन दिया जा रहा है सरकार से, उस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो एजुकेशन लोन जो है फ्री है, एजुकेशन लोन फ्री, ये फ्री है। फ्री मतलब इसमें इंटरेस्ट फ्री, उसका मूलधन आपको देना पड़ेगा जब आप कमाएंगे तब, उसका भी कुछ लिमिट है। जो लोग लंबे समय तक यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए ये फ्री है। तो इस तरह से वैदिक सिस्टम में टैक्स का सिस्टम जो है वो टैक्सेशन जो है प्रोड्यूस का 1/6, जो आप उपजा रहे हो उसका 1/6 आपको टैक्स देना पड़ेगा। खेती का, खेती के उपज का 1/6 आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई समुद्री यातायात, समुद्री इसे कर रहा है तो 10 गुना से 100 गुना तक टैक्स लिया जाएगा उससे। मतलब ये जो है 1/6 जो है, 1/6 का मान लीजिए 1/6 जो है, जैसे कि 100 रुपये का चीज जो है अगर कोई यहाँ से लेके बाहर जाके बेच रहा है ना, तो बाहर जाके जब बेचेगा तो उस पर टैक्स का अमाउंट उसके चीजों को देखते हुए बढ़ा दिया जाएगा जब वो फॉरेन ट्रेड करेगा तो सबसे ज्यादा। और जब कोई चीज को इंपोर्ट कर, कुछ चीजें एक्सपोर्ट नहीं करनी है, उन चीजों में है शस्त्र, हथियार कभी भी राजा एक्सपोर्ट न करे, केवल बनाए और रखे, हथियार ना बेचे। और कुछ चीजों को इंपोर्ट करने पे हेवी टैक्स लगाए, जैसे शौकिया चीजें जो जरूरत की चीजें नहीं है ना, प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, दिवाली के जो बल्ब हो गए, ये चाइना से जितने सामान आ रहे हैं है ना, ये सब शौकिया चीजें हैं, शौकिया चीजें है ना, झिंकी पिंकी चीजें रहती है। तो ये शौकिया चीजें जो है इस पे टैक्स जितना चाहिए लगाए, महंगा रखे इन चीजों को, जिससे कि शौक करने वाले मतलब सच में मेहनत करके पैसा कमाए और शौक करे, सस्ता ना हो, शौकिया चीजें सस्ता ना हो सामान।
और जो खान की चीजें जो प्रोड्यूस, और सरकार को चाहिए कि जितने पैसे उसके पास जो खनिज संपदा से इत्यादि से जो आया है उसको अच्छे कोष में रखे, उसका प्रोटेक्शन सही करे। तो ये सब जो है वैदिक सिस्टम है जो पूरा अपने आप में एक डिटेल है। आज हम मूलतः मॉडर्न सिस्टम को देखने वाले हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में हम इस हल्का इसलिए बता रहे हैं, बड़ा इस सिस्टम सिंपल सिंप्लीफाइड सिस्टम था ये टैक्स लेने का। और टैक्स लेने के बाद उसमें पनिशमेंट का सिस्टम भी बहुत सिंपल था। 3 टाइप के पनिशमेंट मूलतः होते थे, एक हल्का पनिशमेंट, मीडियम पनिशमेंट, हैवी पनिशमेंट। हैवी पनिशमेंट का मतलब सरधड़ सलग हो गया या मृत्युदंड। हल्का पनिशमेंट मतलब कुछ कुछ हल्का फाइन हुआ। मीडियम पनिशमेंट, 3 तरह के पनिशमेंट हुआ करते थे। तो इस तरह से वैदिक सिस्टम था। और वैदिक सिस्टम के इसका रिजल्ट ये था कि जब अंग्रेज जब भारत आए थे तो दुनिया के आय का, वर्ल्ड का, पूरे दुनिया के आय का करीब करीब 24% भारत देश निकालता था। दुनिया में जो भी ट्रेड होता था उसका 24% भारत से ट्रेड होता था। दुनिया का माल मतलब 1/4 दुनिया का जो बिजनेस था इंडिया पे था, इंडिया के कारण। तो अब ये घट के 24% घट के 1% भी नहीं रह गया, ये घट गया, 24% से उतर गया। तो 24% कहाँ था और आज हम कहाँ हैं। तो वैदिक सिस्टम से मॉडर्न सिस्टम में कैसे आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये चीजें आ गई। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था जो है वो किसके ऊपर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था कैश पे आधारित है। कैश, कैश पे आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी, और कैश पे आधारित है। और कैश जो है कहाँ से सब चीजें चलती कहाँ से है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। मॉडर्न आज के बैंकिंग के इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास, हल्का सा इतिहास ऐसा है कि 17वीं शताब्दी, मतलब 1601 से आगे, 17वीं शताब्दी में जब राजा लोगों ने देखा कि हमारा शक्ति कम हो रहा है तो उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव फॉर्म लाने का सोचा। और अल्टरनेटिव फॉर्म लाने के लिए, लोगों पे कंट्रोल करने का अल्टरनेटिव तरीका निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेंसी नोट्स की स्थापना की। करेंसी मतलब ये नोटों का प्रचलन चालू किया। नोट की स्थापना की उन्होंने। लेकिन उनके नोट लेगा कौन? ये राजाओं ने जो करेंसी जो निकाली, इसको लेगा कौन? तो इसके लिए उन्होंने चालू किया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति हुई। बोले कि इसका क्या संबंध है? संबंध है, देखिए कैसा संबंध है। अगर इंडस्ट्री बनेगा, समझ लीजिए कि इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री अगर जैसे बन जाती है, इंडस्ट्री क्या करता है, लोगों को बिठा देता है। समझ लीजिए कि एक दर्जी, गांव में 10 दर्जी हैं, 10 दर्जी मिलकर कपड़े सी रहे। पहले के जमाने में सुई धागे से सीते थे। अगर औद्योगिक क्रांति से मशीन बन जाएगी, टेलर मशीन बन जाएगी, है ना, टेलरिंग के मशीन बन जाएगी, जो मशीन जिसको कहते हैं, उषा का किसका मशीन आ गया। मशीन आते ही मशीन 10 दर्जी का काम करेगा। तो एक मशीन जिसके हाथ में है, अब 10 दर्जियों को मात कर देगा सीने में। तो जैसे ही 10 दर्जी बैठ जाएंगे, 9 दर्जी जैसे बैठ जाएंगे, एक ही दर्जी काम पे रहेगा, तो बाकी लोगों में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। अब ये जो दर्जी है, इसको जो है, इसको सैलरी के रूप में ये नोट मिलेगी, क्योंकि इसको कंपटीशन करना है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करेगा।
कंपटीशन जीतना है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति हुई, जेम्स वाट ने इंजन बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया, ग्राहम बेल ने तार, बेतार का तार, ये टेलीफोन बनाया। ये सब जो औद्योगिक क्रांति हुई, ये सब इसी समय हुई, इसके आसपास हुआ। और इसलिए धीरे धीरे नोटों को पब्लिक एक्सेप्टेंस होना चालू हुआ। इसके पैरेलली क्या हुआ कि जो वहां पे गोल्ड स्मिथ, तो सोनार लोग थे, ये सोनार लोगों ने समझा, जो बिजनेस माइंडेड लोग थे, उनको समझ में आया कि अरे ये तो नोट का जो सिस्टम है कैश है, और चूंकि पैसे के लेन देन में वैश्यों का दिमाग ज्यादा चलता है, क्षत्रियों का दिमाग कम चलेगा। तो ये सोनार लोगों को समझ में आया ये पूरा गेम जो है नोट करके एक नया चीज आ गया। तो इन लोगों को ये आइडिया आया। क्या आइडिया आया? पहले लोग जाके सोना जमा करते थे, समझ लीजिए कि 100 तोला सोना आपने जमा किया सोनार के पास जाके, 1 केजी सोना, है ना, 100 तोला जमा किया, तो सोनार जो है उसको जमा रखता था। लेकिन कैश आने के बाद इसने क्या किया, एक नया चीज चालू किया। 100 तोले सोने के बदले में एक रिसीट चालू किया उसने, रिसिप्ट, रसीद, एक रसीद देना चालू किया। इस पे लिखा हुआ है 100 तोला सोना। अब क्या हुआ, अगर रिसीट आपके जगह कोई और भी लाके इसको रिटर्न कर दे, तो ये 100 तोला सोना उसको रिटर्न कर देंगे। पहले और अब में फर्क हो गया। पहले जिसने जमा किया था उसी को मिलता था, अब जो भी कोई रिसीट जिसके हाथ में लग जाए वो उसको जाके जमा कर देगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिसीट जो चलने लगा, तो लोग डायरेक्ट सोनार को नहीं देके किसी को रिसीट भेज देते, और अगर सेकेंड व्यक्ति जो है उसने भी ये जाकर रिसीट जमा कर दिया तो उसको भी ये सोना मिल जाता। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे रिसीट जो है लोगों के भरोसे को जीत लिया। क्या जीत लिया उसने? भरोसा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन करिए, भरोसे। ये स्टेप 1 है, मॉडर्न इकोनॉमी का स्टेप 1 है, भरोसा जीतना। नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भरोसा जैसे ही जीत गया, अब यहां लेवल 2 होगा। हम इसको मिटाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, आप समझते जाइएगा। हम फिर से एक बार समझा देते हैं। सोनार ने 100 तोला सोना लिया, और उसके बदले में अब उसने रिसिप्ट, एक रसीद जारी किया। रसीद, हिंदी में आप लिख दीजिए रसीद। रसीद जारी किया, और रसीद जारी करके वो रसीद कोई भी जो लौटा देगा उसको 100 तोला सोना रिटर्न मिलेगा। तो धीरे धीरे रसीद ने लोगों का भरोसा जीता। अब रसीद ही मार्केट में घूमने लगा, और जब रसीद मार्केट में घूमने लगा तो स्टेप 2 हुआ। अब घूम रहा है केवल रसीद, 100 तोले सोने का केवल रसीद घूम रहा है मार्केट। ये रसीद घूम रही। जब ये रसीद घूमने लगी ना, तो इसमें सेकेंड आइडिया आया, सोनार को आइडिया आया एक और। क्या आइडिया आया सोनार को कि यार ये रसीद जब लोगों में इतना भरोसा कमा चुकी है, तो मैं क्या करता हूं कि इसने एक स्टडी किया। उसने स्टडी क्या किया कि अगर 100 तोला सोना अगर उसने उसके पास जमा अगर 100 तोला सोना है, और उसने रसीद अगर जमा में है, और रसीद उसने 100 तोला का निकाला है, तो वापस लेने के लिए केवल 10 तोला ही सोना जो है लोग वापस लेने आते थे। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। रसीद का केवल 10%, मतलब एक रसीद नहीं हुआ करता होगा, एक तोले का 100 रसीद होता होगा, एक तोले का ऐसे 100 रसीद देता होगा। तो केवल और केवल 10 रसीद ही जो है, 10 तोला ही सोना लोग लेके जाते हैं। मतलब केवल 10% ही रिजर्व रखने की जरूरत है, 90% एक्स्ट्रा है। 90% एक्स्ट्रा है। एक ऑब्जर्वेशन था, एक ऑब्जर्वेशन है सोनारों का, 10% ही आपको जो है पैसा लोग मांगते हैं, 90% जमा रहता है। भारत में तो और जमा करने का टेंडेंसी है, भारत में तो 20 गुना 25 गुना भी जमा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, 90% जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर भी उन्होंने एक्स्ट्रा रसीद जारी कर दिया।
मतलब 10%, 100 का रसीद तो जारी कर ही दिया था और 90 का रसीद जारी कर दिया, क्योंकि लोगों को भरोसा है रसीद के ऊपर। और रसीदें जो है घूम के सोनार के पास ही आ रही है। किसी ने इसको बेचा, उसने उसको बेचा, और आखिरी में घूम के रसीद आ गई सोनार के पास। सोनार ने क्या किया, और रसीदें छाप दी। अब उसने 90 और रसीदें छाप दी और 90 रसीदें मार्केट में डाल दिया। तो टोटल जो है 100 तोला सोना हो गया और 90 रसीदें, ये बन गया टोटल जोड़ के 190। ये दोनों जुड़ गए, 100 और 190। 100 जो जमा है वो जुड़ गया, और एक्स्ट्रा उसने जो 90 रसीदें छाप दी है वो दोनों हो गया मिलके 190। समझ में आया? पैसा बढ़ के हो गया 100 तोला सोना बन गया 190 तोला। 90 तोले की रसीदें हैं मार्केट में एक्स्ट्रा, और 100 तोले की रसीदें हैं। 90 तोले की एक्स्ट्रा रसीदें मार्केट में घूम रही है, जिसका कारण है पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप था भरोसा। लोगों को किस पे भरोसा हो गया है? रसीदों पे, रिसीट्स पे लोगों को भरोसा हो गया। और भरोसा होते ही 100 तोले को सोनार ने 190 तोला बना दिया। मैजिक उसको, ये क्योंकि मैजिक कारण उसका था ये ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन था सोनार का? कि 10% ही जो लोग हैं रिटर्न में लेने आते हैं, 90% जो है वो एक्स्ट्रा है मेरे पास। उस एक्स्ट्रा का उसने एक्स्ट्रा रसीद छाप के, एक्स्ट्रा रसीद करके 190 तोले सोने का रसीद मार्केट में डाल दिया। और 190 का उसने इंटरेस्ट लगाया। ये जो उधार दे रहा है, अब उसने क्या किया है, जमा लेके जो रसीद दिए, रसीदों उधार पे लगा दिया। ये स्टेप 3। देखिए, इसको हम मिटा दें, इसको आप स्क्रीन क्लिक करिए, फोटो ले लीजिए। अगर आपको बाद में भी समझना तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ जाइए कि 100 रुपया जो है, 100 तोला सोना जो है 190 तोला इफेक्टिवली बन चुका है। 90 तोला प्रकट हो चुका है कहीं से भी, है ना। अब सोनार क्या करेगा? सोनार ने मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट उधार लगाया, 10% इंटरेस्ट रेट। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि वो बोर्ड चाहिए पूरा। हरे कृष्णा। स्टेप 3, उधार। सोनार देगा उधार, समझ लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, 10%, 10 इंग्लिश में लिखता है, 10% इंटरेस्ट रेट पे वो देता है उधार। तो 190 का 10% बराबर 19 रुपया उसको उधार मिले। 19 तोला सोना जो है, 19 तोला सोना उसको उधार, उसको जो है इंटरेस्ट मिलेगा साल का। एक साल में 19 तोला सोना कमाएगा, और टोटल उसके पास सोना है 100 तोला। तो 100 तोला सोना पे सोनार जो है 119 तोला सोना कर ले रहा है एक साल में। एक साल में ये सोनार का स्कीम है। फिर 190 तोला सोना जो है उस पे, अब 190 तोला जब सोना हो गया तो इसका भी 10% ही रखेगा, 11.9 तोला जो है वो रखेगा, और 110 मतलब 1.1 इतना तोला जो है वो लगा देगा। तो इस बार फिर और जुड़ जाएगा। इस तरह से ये जुड़ते इसका सोना बढ़ते जाएगा। 100 तोला सोना पे ये इस तरह से ये बढ़ाता जाएगा। सोनार के पास ये मैजिक प्रोसेस है। अब सोनार लोगों ने देखा कि मेरे नोट पे लोगों का और भरोसा बढ़ रहा है, तो 10% जो है 10% रख के उसने उतना उसको फैलाना चालू किया। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसने केवल सोना लेना चालू किया लोगों से, और केवल पेपर को बांटना चालू किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने केवल मार्केट में रसीदें रह गई, मार्केट में केवल रसीदें रह गई, और सोना जो है पूरा का पूरा सोना जो है मार्केट से धीरे धीरे करके सोनार के पास लौट गई। सबका सब सोना सोनार के पास लौट गया। अब केवल मार्केट पे सोने की रसीदें हैं जो कि सोनार ने छाप के रखी हुई। आपको सोना चाहिए, सोना क्यों लेंगे आप? लीजिए ना आपका रसीद। ये रसीद लीजिए, आप वादा कीजिए कि आप इसको रिटर्न करिएगा इंटरेस्ट के साथ। आपके वादे से उसने पैसा कमा लिया, क्योंकि आपका वादा में आपका भरोसा छिपा है।
आपके भरोसे को उसने पैसा बना के उसने कमा लिया पैसा। अगला स्टेप देखते हैं। ये तो हो गया पहले के जमाने में सोनार लोग कैसे पैसा बनाते थे, ये 17वीं शताब्दी की बात है। अब हम आते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में क्या हो रहा है, आधुनिक। ये तो पुराना सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप समझेंगे नहीं तो आपको मॉडर्न सिस्टम भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर से मॉडर्न सिस्टम बना हुआ है। 1960 में शिकागो फेडरल बैंक के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, मॉडर्न मनी मैकेनिक्स। वो इस पैसे को उसको समझाते हैं कि कैसे बनता है। तो जब आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक जो है आपको लोन केवल वचन में देती है। जैसे कि बैंक के पास एक्स अमाउंट पैसा है, बैंक के पास समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए है बैंक के पास, है ना। और जब आप बैंक के पास 1 लाख रुपए का लोन का दरखास्त करिएगा तो वो आपको 1 लाख रुपए नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट में 1 लाख रुपया लिख देगा, बस आपके अकाउंट में लिख देगा। अपने पास उसका 1 लाख है वो अलग हो गया, ये अलग है, और ये क्रेडिट में आपके 1 लाख जो लिखा है वो अलग है। आप बोलेंगे कैसे हुआ ये, उसको हम समझा रहे कैसे हुआ। तो कैसे हुआ सबको समझा रहे। वो 10% जो सोना था उससे उसने 100% जो है 90 जो उसने है 90% उसने उधार लगा दिया। यहां से इन लोगों ने गणित निकाला। और बैंकों के पास एक पावर होता है कि जैसे बैंक के पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपए की जगह बैंक 9 लाख रुपए कर्ज दे सकता है। 9 गुना, 9 टाइम्स। भारत में 24 गुना तक दे सकते हैं। ये दुनिया में मैक्सिमम जगह 9 गुना है, 9 गुना ही रखते हैं यहाँ पे। 1 लाख रुपए अगर बैंक में जमा है तो 9 लाख रुपए कर्जा दे सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए भी अगर बैंक के पास नहीं है तो ये रिजर्व बैंक से उधार ले सकती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां से उधार ले सकती है इसे 1 लाख रुपए। और उधार लेके 1 लाख रुपया रखे और 1 लाख पे 9 लाख रुपया उधार लगा सकती है। और 9 लाख रुपए पे जब 6% से उधार लगेगा तो 60, 9 छक, तो जो है उसका इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट रेट से बनेगा ये 54 54,000 रुपया जो है इंटरेस्ट बन जाएगा 9 लाख रुपए का। अब पैसा था बैंक में केवल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से 54,000 रुपया उसने निकाला बैंक ने 1 साल में केवल इंटरेस्ट देके। और 1 लाख रुपया भी आरबीआई से उधार लिया हुआ है। ये 1 लाख रुपया किस बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक्स, ये आईसीआईसीआई हो गए, एचडीबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, ऐसा जितने कमर्शियल बैंक्स हैं ये सबके पास ये पावर है, ये 9 गुना करने का ताकत है। तो आरबीआई ने दिया उधार 1 लाख, इसने बनाया 9 लाख, और 9 लाख पे 54,000 इसने इंटरेस्ट कमाया 1 साल में। इस तरह से अगर कमाएंगे तो पूरा दुनिया का माल इनका बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ पूरा दुनिया का माल, क्योंकि इसमें सब लोगों ने बैंक में शुरुआत में पैसा नहीं रखा ना, धीरे धीरे बैंकों का ट्रस्ट पड़ा। 1933 में तो ये जो सिस्टम है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था। गोल्ड जितना रखा है, गोल्ड के सामने जितना गोल्ड है उसके रेशियो में ही आप नोट छाप सकते थे, करेंसी। लेकिन 1933 में नया रूल आया कि गोल्ड स्टैंडर्ड एबोलिश कर दिया गया। नो गोल्ड स्टैंडर्ड्स, गोल्ड की कोई जरूरत नहीं है नोट छापने के लिए। और ये बहुत बड़ा लूट था, क्योंकि बिना गोल्ड का ही नोट छप रहा है। दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा लूट था 1933 की लूट। बिना सोना का ही अब आप नोट छाप सकती है बैंक। मतलब सोना तो अंदर रहा जो सुनल है, और नोट छाप के लोगों का सोना भी उन्होंने वापस लिया। इस तरह से बैंकों ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया, गोल्ड स्टैंडर्ड एबोलिश करके। अब क्या है, जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह से सारे देशों में एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है हर देश में। और इनकी शुरुआत हुई थी
ब्रिटेन में एक सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो ब्रिटेन का बना था, वो सबसे पहला बैंक था इस तरह का। तो होता क्या सो सिस्टम से देखिए, ये है आरबीआई और ये है भारत सरकार। भारत सरकार को अगर चाहिए, समझ लीजिए पैसा एक एक्स अमाउंट, समझ लीजिए कि इतना अमाउंट समझ लीजिए भारत सरकार को 1,000 रुपया चाहिए, है ना, या 1 लाख रुपया चाहिए, समझ लीजिए 1 लाख रुपया का जरूरत है। तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार को पैसा चाहिए 1 लाख रुपया, अकाउंट में उनके पास पैसा नहीं है, तो भारत सरकार के पास है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करेगा? 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिखेगा, बॉन्ड, प्रत्याभूति कहते हैं इसको हिंदी में, कि हम 1 लाख रुपया उधार पे लेना चाहते हैं, हम इसका इंटरेस्ट भी चुकाएंगे, इसका हम जो है वो भी चुकाएंगे। तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड, 1 लाख रुपया बॉन्ड लिख के वो सरकार जो है आरबीआई को दे देगी, वित्त मंत्रालय दे देगा, और आरबीआई 1 लाख रुपया छाप के भारत सरकार को दे देगी, मतलब वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे देगी 1 लाख रुपया छाप। ठीक है, 1 लाख रुपया चला गया वित्त मंत्रालय के पास। देखिए, अगर आप 1 रुपये का नोट देखेंगे ना, तो उसमें लिखा रहता है भारत सरकार छापती है 1 रुपये का नोट, लेकिन 2 रुपये का, 10 रुपये का, बाकी जितने नोट हैं उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक का छापा हुआ रहता है, और भारत सरकार की गारंटी होती है उसमें कि इंडिया गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। मतलब जैसे कि आप बैंक में खाता खुलाते हैं तो गारंटर होता है। गारंटर कब लगता है आपको? जब आप अलग व्यक्ति हो, वो अलग व्यक्ति है, जब दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तब गारंटर लगता है, राइट? गारंटर तब लगता है ना। तो भारत सरकार को गारंटी देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ये आरबीआई जो एक बॉडी है, वो एक बहुत हद तक इंडिपेंडेंटली फंक्शनल बॉडी है। सरकार का भी कंट्रोल है, लेकिन एक हद तक कंट्रोल नहीं भी है। तो अब क्या होता है, अब 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया वित्त मंत्रालय में चला गया, और अगर सरकार बेईमान नहीं है, भ्रष्ट लोग नहीं है, तो 1 लाख रुपया जो है ये जनता को पहुंच जाएगा, जनता को मिल जाएगा 1 लाख रुपया। अगर भ्रष्ट है तो बीच में ही लोग खा जाएंगे, जनता तक नहीं पहुंचे। अब 1 लाख रुपया जो जनता को मिला, ये जनता कहां जमा करेगी? ले जाके अपने बैंक अकाउंट में। आईसीआईसीआई, एचडीबीआई, जितने कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक जितने हैं, उनके पास जाके जमा कर दीजिए 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, ये कमर्शियल बैंक के पास पहुंच गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कमर्शियल बैंक के पास पहुंचते हैं, इनके पास एक नियम है कि 9 लाख रुपये उधार दे सकते। 1 लाख रुपया अगर इनके अकाउंट में चढ़ा है तो 9 लाख रुपया उधार लगा सकते हैं, 1 का 9 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 9 गुना बन जाएगा पैसा। ये देखिए मैजिक, ये मैजिक है, ये है जादू, चल गया तेरा जादू। ये जादू है किसका? कमर्शियल बैंक्स का जादू है। 1 रुपया को 9 रुपया कर सकते, 9 लाख रुपया कर देंगे उधार, और इसको कहते हैं इसको ये लोग कहते हैं मनी क्रिएशन। जादुई पैसा हवा से बनाया हमने। 1 लाख का 9 लाख कहां से बना? हवा से। अबरा गडबरा छू, बन गया 1 का 9, लो गए तैयार, है ना, तैयार हो गया ना पैसा, 1 का 9 बन गया। आरबीआई ने बनाया कितना? 1 लाख टकसाल। आरबीआई बेचारी 1 लाख छापती है, नुक्कड़ पे जो बैंक बैठा है पान की दुकान के सामने, वो 1 लाख को 9 लाख कर देता है ना। असली राजा तो ये है। इसके पास ज्यादा पावर है, 9 गुना पावर, उससे ज्यादा पावर इसके पास बैठा हुआ है पैसा। अब इसके जो मालिक हैं, कमर्शियल बैंक्स के जो मालिक हैं, वो भारतीय हैं नहीं, वो विदेशी लोग हैं। पैसा चला गया विदेश, और इनके पास पावर भी बढ़ाने का है। हरे कृष्ण। जैसे ही 9 लाख रुपया यहाँ पे आ गया मार्केट में, कर्ज हो गया, कर्ज में 9 लाख, 1 लाख रुपया बन गया 9 लाख। सबके पास जेब गरम हो गई,
खरीदने की ताकत बढ़ गई लोगों की चीजों की, और बढ़ गई महंगाई। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई भैया, बढ़ गई महंगाई। और महंगाई जब बढ़ गई, महंगाई बढ़ी हुई महंगाई का दुहाई देके आरबीआई क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है कि रिजर्व बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक के पास पड़ा हुआ है, देखिए 1 लाख का बॉन्ड। ये जो बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड यहाँ गया हुआ है, ये 1 लाख का जो बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 1 लाख, 1 लाख का बॉन्ड जो रिजर्व बैंक के पास पहुंचा है, वो आरबीआई क्या करेगी, वो इसको दे देगी, किसको, कमर्शियल बैंक को। वो बॉन्ड दे देगी 1 लाख रुपए का, वो कमर्शियल बैंक को दे देगी, और 1 लाख रुपया इससे रिटर्न ले लेगी। इससे रिटर्न में ले लेगी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख का बॉन्ड दे के 1 लाख रुपया मार्केट से खींचेगी। तो अब मार्केट में 9 लाख रुपए से घट के बन जाएगा 8 लाख रुपया। अब मार्केट में केवल 8 लाख रुपया है, और 1 लाख रुपया जो है कैश में आरबीआई ने वापस ले लिया। तो 1 लाख रुपया जो आरबीआई ने छाप के वित्त मंत्रालय को दिया था, वो घूम के 1 लाख रुपया कहाँ आ गया, वापस आरबीआई को आ गया। यही पैसा घूम के रिटर्न आ गया। देखिए, जो इधर से घूम के इधर आ गया, और इसको कहते हैं फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग। FRB, आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसा रख सकते हैं, FRB, फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग होता है इसको कहते हैं। जो 1 लाख रुपया सरकार ने छापा, आरबीआई ने छापा, रिजर्व बैंक ने छापा, वित्त मंत्रालय को गया, वित्त मंत्रालय से 1 लाख का बॉन्ड लेके, ये बॉन्ड को उसने महंगाई का दुहाई देख के, अरे महंगाई बढ़ गई, पैसा खींचो, पैसा कम करो मार्केट से, पैसा कम करने के लिए 1 लाख का बॉन्ड इनको दे देते हैं, कमर्शियल बैंक को, और 1 लाख रुपया यहाँ से कमर्शियल बैंक से आरबीआई ले लेती। तो जो आरबीआई ने छापा वापस आ गया। तो आरबीआई क्या कर रही है, एक मध्यस्थता का काम कर रही है, किसके लिए, सरकार के छापे हुए बॉन्ड को कमर्शियल बैंक तक पहुंचाने का। ये बॉन्ड जो यहाँ छपा था, ये बॉन्ड पहुंच गया कमर्शियल बैंक के पास, और बॉन्ड जब कमर्शियल बैंक के पास पहुंच गया, तो 1 लाख रुपए के बॉन्ड के ऊपर सरकार को इसका हर साल इनको ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये भारत वित्त मंत्रालय को हर साल इनको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज। इस 1 लाख के ऊपर जो 6% ब्याज है, वो सरकार को भरना पड़ेगा। किसको, कमर्शियल बैंक को। अगर ये नोट भारत सरकार खुद छापती थी, रिजर्व बैंक नहीं छापती थी, तो ये बॉन्ड यहाँ जाता नहीं था, बॉन्ड घूम के यहाँ नहीं जाता था, कमर्शियल बैंक के पास खुद अपना पैसा छापती थी, तो 6% ब्याज झूठ मूठ कर इनको देना नहीं पड़ता था। आप सोचेंगे 6% में क्या होगा, 6% नहीं ना भैया, 6% नहीं है, ये 1 लाख रुपया आते ही 9 लाख रुपया हो रहा है, और 9 6 54% है एक्चुअली ये ब्याज। मार्केट में ये 6% नहीं हो रहा है, वो 54% हो जा रहा है। 1-2 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, 9 गुना करने से। ये सब कैलकुलेशन किया हुआ है, 2 साल में पैसा डबल हो जा रहा है। ये मैजिक है, मैजिक मनी। कमर्शियल बैंक के पास ये मैजिक है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से मैं समझाता हूं। भारत सरकार ने छापे 1 लाख रुपए के बॉन्ड, 1 लाख रुपए का बॉन्ड उन्होंने दे दिया आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई ने 1 लाख रुपए करेंसी छाप के वित्त मंत्रालय को दिया, और अगर सरकार ईमानदार है तो ये जनता को पहुंच गई। जनता ने 1 लाख रुपया कमर्शियल बैंक में जमा कर दिया, कमर्शियल बैंक ने उसमें से 9 लाख कर दिया। 9 लाख करते ही महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ते ही महंगाई का दुहाई देके आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ने क्या किया, वो 1 लाख का जो बॉन्ड यहाँ आया था, वो कमर्शियल बैंक को देके 1 लाख रुपया कैश वापस ले लिया। तो इनका छापा हुआ 1 लाख इनके पास वापस, और अब मार्केट में केवल है बॉन्ड जो सरकार ने दिए हैं, और जनता ने जो कर्ज लिए हैं 8 लाख, ये बस कर्ज ही कर्ज घूम रहा है मार्केट से कैश निकल चुका है, कर्ज बढ़ चुका है, सरकार भी कर्ज में डूब चुकी है, जनता भी कर्ज में डूब चुकी है। ये है ओ फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग, FRB का प्रोडक्ट। हरे कृष्ण। सब लोग कर्ज में डूब चुके हैं। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, सरकार वित्त मंत्रालय जनता सबको मेरा सलाम।
सबके ऊपर टोपी पहनाने का काम कमर्शियल बैंक करती है। छलिया मेरा नाम है। हरे कृष्ण। तो ऐसा दिखेगा पिक्चर। भारत सरकार, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दो। भारत सरकार बिचौलिया जो उसको हटा देते हैं, रिजर्व बैंक को हमने हटा दिया, क्योंकि रिजर्व बैंक घुमा के सीधा घुमा दे रही है ना, दिमाग घूम रहा है आपका ना, उसको अब दिमाग अब शांत करने के लिए मैं एक सादा सा चीज दिखाता हूँ। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ICICI, IDBI, HDBI, जितने भी हैं कमर्शियल बैंक, और ये जनता। भारत सरकार बॉन्ड छापती है, बॉन्ड पहुंच जाता है 1 लाख का बॉन्ड पहुंच गया कमर्शियल बैंक के पास सीधा, तो वाया रिजर्व बैंक पहुंचा, लेकिन पहुंच गया यहाँ। ठीक है, इसने भारत सरकार के अकाउंट में लिख दिया 1 लाख, और भारत सरकार से अब ये लेगी इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, 1 लाख रुपया जैसे भारत सरकार के अकाउंट में लिखा गया है, एक ये पैसा है नहीं, ये बस लिखा गया है। क्योंकि 1 लाख रुपया जो था वो तो रिजर्व बैंक ले चुकी थी, हम देख चुके हैं पिछले चार्ट में। ये केवल इसके पास लिखने का था, इसके अकाउंट में बस एंट्री कर देती, और ये 1 लाख रुपया जनता के अकाउंट में आया, और जनता के अकाउंट में आते ही 1 लाख रुपया जो है ये एंट्री है, बस उनके अकाउंट में बस एंट्री हो रहा है 1 लाख। एंट्री होते ही ये एंट्री कहाँ हो रहा है? कमर्शियल बैंक के अकाउंट में हो रहा है, जनता के अकाउंट में। और जैसे एंट्री हुआ कि 1 लाख का इसने 9 लाख बना लिया। बाप रे, अब क्या होगा? 9 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देके ऐसा करके ये सरकार को धीरे धीरे चूस लेती है कमर्शियल बैंक। कैसे चूस लेती है, इसका कितना परिमाण, कितना अमाउंट में चूसती है, तो देखिए बताते हैं कितना अमाउंट चूसती है। अगर 5 सोने का सिक्का है, 5 सिक्का सोना का दिया जाए और उस पर 5% इंटरेस्ट रेट तो 1850 साल तक अगर ऐसे बैंक इसको चलाए तो इससे क्या बनेगा? सोने के सिक्के कितने बनेंगे? 32, 36, 66, 48, 157। इतने सोने के दुनिया बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट जमा करने के बाद। 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 32 अरब सोने की पृथ्वी जो है इंटरेस्ट करके देना पड़ेगा। 5 सिक्के के इंटरेस्ट अगर चलता रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट बनेगा 1850 साल में। 32 अरब सोने की दुनिया बना के देनी पड़ेगी बैंकों को, जो असंभव है। तब क्या होगा? अब सुनिए, अगला गेम देखिए। अगला गेम क्या है? समझ लीजिए कि 1 लाख रुपया बैंक ने 1 लाख रुपया बैंक ने जो है टोटल जो है छपे हुए नोट है 1 लाख रुपए, और उसको उधार पे दिया गया। 10 लोगों को, जनता को दिया गया उधार। जनता ने उधार लिया 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपया और जो है ये सरकार उधार पे लेती, सरकार लेती उधार पे। तो हो गया, टोटल हो गया 2 लाख रुपए, दोनों ने मिला उधार। 2 लाख रुपए का हो गया 10%, समझ लीजिए हिसाब के लिए इंटरेस्ट रेट है, तो 2,20,000 इतना उसका टोटल 1 साल में बनेगा। तो 20,000 रुपया अब कहां से आएगा? ये सवाल है। अब बोलिए कहां से आएगा? पैसा देंगे? नहीं, टोटल जो बैंकों ने जो लॉन्च किया पैसा है वो टोटल 2 लाख रुपया ही है। तो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कहां से आ जाएगा? कहां से आएगा पता है? 20,000 तो छापी नहीं है, ये RBI ने छापे इतने ही है, रिजर्व बैंक ने छापे हैं 2 लाख रुपये ही। तो 20,000 एक्स्ट्रा कहां से आएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए, 20,000 कहां से आएगा एक्स्ट्रा? 2 तरीके, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग। अच्छे बुरे 2 तरह के लोग होते हैं। बुरे लोग क्या करेंगे पता है? एक दूसरे से पैसा छीन लेंगे, और छीन के अपना जो इंटरेस्ट 10% एक्स्ट्रा है, जिसके पास पैसा उसे छीन के लौटा देंगे। तो ये हो गया क्राइम। बुरे लोग करेंगे क्राइम लौटाने के लिए,
और अच्छे लोगों के पास कुछ आइडिया नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो और कर्ज लेंगे और कर्जा लेंगे। किससे लेंगे कर्ज? इन्हीं बैंकों से। अच्छे लोग और कर्ज लेंगे और कर्ज लेके उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में कर्ज में दबते दबते व्यक्ति कहां जाके कूदेगा? पंखे के ऊपर। और उसी को कहते हैं आत्महत्या। लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिश है। जैसे एक बकरी है, कढ़ाई में तेल गरम करे कोई और ऊपर में लकड़ी रख दे और उस पर बकरी को खड़ा कर दे और तेल गरम हो रहा है, बकरी को गर्मी लग रही है, बकरी कढ़ाई से बाहर कूद नहीं सकती, इतना है नहीं उसमें दम, उतना बड़ा कढ़ाई हो। तो बकरी जो है थोड़ी देर के बाद कढ़ाई में उबले हुए तेल में कूद जाती और उसको लोग कहते हैं देखो बकरी ने क्या किया? आत्महत्या, है ना। तो इस तरह से किसान जो हैं, जो बेचारे कर्ज में डूबते जाते हैं और आत्महत्या करते हैं, साल में 15,000 किसान भारत में आत्महत्या करते हैं। और ये बैंकों की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि वो कर्ज कभी फेरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पैसा तो उसने छापा ही, आपको वापस करना है, वो है ही नहीं मार्केट में वो पैसा। और 1 रुपया को 9 रुपया करने का पावर कहां से आ गया? ये मैजिक मनी करने का पावर, हवा से पैसा बनाना, ये कहां से आया? सोची समझी साजिश, दो तरह से। अब रिजर्व बैंक का क्या कर, अब एक और चीज देखते हैं, क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हैं वो क्या होता है? जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट स्वैप करते हैं, क्रेडिट कार्ड, इसको आप स्वैपिंग करते हैं। स्वैप करते एक पर्ची निकलती है और पर्ची पे आप साइन कर देते हैं और ये साइन की हुई पर्ची जो है वो बैंक में जमा हो जाती है। एजेंट जाके बैंक में जमा कर देता है और बैंक में जैसे ही आपने क्रेडिट में कोई चीज लिया, आपने मोटरसाइकिल क्रेडिट पे खरीदा, वो बैंक की जो है आपके अकाउंट में मोटरसाइकिल का 1 लाख रुपया जो है वो माइनस दिखा देता है, क्रेडिट हो गया। और आपको ये कहता है कि भैया आपके घर में स्टेटमेंट आता है, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट कि आपने 1 लाख रुपया जो है उधार लिया है, उसको आप चुकाइए, भरिए उसको। ये स्टेटमेंट आपके घर पे आता है। बैंक ने आपको कहां पैसा दिया? कहीं भी बैंक ने तो पैसा नहीं, बैंक ने तो बस आपके अकाउंट में लिख दिया, बैंक ने तो इतना ही किया। तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक कुछ नहीं कर रहा है, बस एंट्री कर रहा है, खाता में एंट्री कर रहा है और एंट्री करके आपको अब उसको चुकाने को। तो आप क्यों चुका रहे हैं? क्योंकि आपने वादा किया, आपने जो साइन किया है ना, इसको कहते हैं वादा। आपका वादा ही इन बैंकों का पैसा है। वादा तो टूट जाता है, वादा ही आपका पैसा है। आपने वादा किया है, आपको पैसा देना पड़ रहा है ना। वादे को ही क्रेडिट में कन्वर्ट किया गया है। अब ये जो इतना आपने जो किया, ये महंगाई बढ़ेगी और महंगाई कौन चुकाएगा? हम सब मिलके मेहनत करके चुकाएंगे। तो देखिए, तो जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, ये 3 चीजें कर रही है। फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग ये कर रही है, जो हमने बहुत डिटेल में देखा। 2 कर रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, इसको बोलते हैं रिजर्व रेशियो। हर टर्म, इतना टर्म लचीले कॉम्प्लिकेटेड है, ये कुछ नहीं है बल्कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना, या घटाती है, 2 तरह के काम करती है, घटाना और बढ़ाना, है ना। बढ़ा भी सकती है और घटा भी। तो ये 2 तरह, प्रेजर रेशियो तो बढ़ा देती है या कभी घटा देती है। 3 तरह के काम रिजर्व बैंक करती है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट घटा देती है, चलिए देखते हैं क्या होता है। जब रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को घटा देती है, ब्याज की दर कम कर देती है, जब ये ब्याज की दर कम कर देती है आरबीआई, तब क्या होता है? ब्याज की दर कम होने से लोग बहुत कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने से बहुत कर्ज बहुत लेते हैं लोग लेते हैं, बहुत लेंगे लोग। कर्ज बहुत लेने से मार्केट में पैसा बढ़ जाता है।
मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, पैसा बढ़ने से महंगाई आ जाती है, बहुत सारा पैसा आ गया, महंगाई। महंगाई आ गई पैसा बढ़ने से, और महंगाई आ गई तो बैंक क्या करेगा? जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक महंगाई में ब्याज कमाएगा, लोगों से ब्याज लेगा क्योंकि उसने कर्ज दिया है, कर्ज क्या ब्याज, ब्याज कमाएगा। और महंगाई बढ़ गई है, पैसा बहुत, सब लोगों के बैंक के पास पैसा बहुत है, उस पैसे से एक्चुअल पैसे का वैल्यू कम हो गया, महंगाई में पैसे की ताकत कम हो गई है, तो कम ताकत वाला पैसा बहुत है बैंक के पास, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करेगा बैंक, निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा चीजों में, और इन्वेस्ट करके कमाएगा। बैंक मालिक बन जाएगा सब चीजों का, सब चीजों को इन्वेस्ट कर करके पैसा दे देके खरीद लेगा, और खरीदने से क्या होगा? ये कमर्शियल बैंक जो है, आईसीआईसीआई, एचडीबीआई, एक्सिस, सिटी, ये सारे इसमें कमाएंगे। अगर समझ लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ब्याज दर बढ़ जाए तब क्या होगा? ब्याज का दर अगर बढ़ जाए तब क्या होगा? बढ़ जाएगा तो मार्केट में महंगाई कम करने का नाम देके ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा। ब्याज दर बढ़ने से पैसा कम हो जाएगा, पैसे का अकाल पड़ जाएगा, पैसे का अकाल पड़ने से क्या होगा? मंदी आएगी, जो अभी चल रही है, अभी जो चल रहा है बैंक। अब जब मंदी आ गई, मार्केट में पैसा नहीं है, सब चीजें कौड़ी के भाव बिक रही है ना। अभी हम लोग 5 रुपए में 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो सब्जी खरीदते थे लॉकडाउन के टाइम में, इतना इतना सस्ता चल रहा था। भिंडी 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो ऐसे बिक रहा था, टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा था। मंदी, कौड़ी के भाव में, कौड़ी के भाव में जब चलेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उसको खरीद लेगा, चीजों को खरीदेगा सस्ते दामों। तो अब बैंक, कमर्शियल बैंक ने मंदी में भी कमाया और उसने महंगाई में भी कमाया, तेजी में भी कमाया, मंदी में भी कमाया। चाहे तेजी आए या मंदी आए, ये कमर्शियल बैंक आरबीआई को माध्यम बना के दोनों स्थिति में कमाते रहते हैं। तो कितना कमाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और मंदी आ गई, काम धंधा ठप हो गया, लोगों के पास काम करने का ताकत है, दूसरे लोगों के पास चीजें हैं बेचने के लिए, लेकिन पैसा नहीं है ना, एक्सचेंज मीडियम, तो इसलिए कोई काम नहीं, रोजगार नहीं। 50,000 का जो रोजगार है 5,000 में कोई करने को तैयार है। एक बार की बात है, एक आदमी इंजीनियरिंग करके गया, एक कहानी है, तो इंजीनियरिंग करके गया तो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो पेपर में ऐड था कि सर्कस में काम करने 5,000 रुपये नौकरी। तो बोला चलो यार कुछ दिन के लिए इन बिटवीन कर लेते हैं, तो सर्कस पे गया। सर्कस पे जब काम करने गया तो वहां सर्कस वाले ने बोला देखिए काम बड़ा अजीब सा है। बोला क्या काम है? बोला हमारा भालू मर गया है, आपको भालू की खाल पहन के एक्टिंग करनी है भालू। बेचारा सोचा यार कोई काम नहीं है, चलो ये भी कर ले। तो भालू का खाल पहन के वो एक्टिंग करने लगा, सीख 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, उसको उतार दिया उन्होंने, 3rd डे उन्होंने उतार दिया फाइनल राउंड पे। तो उसने एकदम एक्टिंग करके दिखाया, एकदम इतना परफेक्ट किया कि किसी को लगा ही नहीं कि भालू नहीं है, एकदम ताली वाली बजी, चला गया। नेक्स्ट जो शो होता है ना, तो नेक्स्ट शो में क्या हुआ, अगले शो में जब वो एंट्री मारा, तो पहले शो में जो आखिरी का जो शेर वाला जो होता है वो थोड़ा ढीला रह गया। नेक्स्ट शो में जब वो एंट्री मारा तो शेर खुल के निकल गया, और शेर ने मारा झपट्टा भालू पे। भालू बोला 5,000 की नौकरी तो महंगी गिरी यार। तो शेर बोलता चिंता मत कर, मैं भी 5,000 की नौकरी कर रहा हूं, डोंट वरी, बस एक्टिंग करता है। जो मंदी होता है तो ऐसे रोजगार ठप हो जाते हैं। तो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। भारत सरकार का 18-19 का बजट है, भारत सरकार 2018-2019 का बजट देखिए, 22,71,242 इतना करोड़ रुपया जो है इसको टैक्स से आया, सरकार को टैक्स से आया। 2,45 इतना भारत सरकार को आय हुआ, अलग अलग चीजों से कमाई हुई। और सरकार ने राज्यों को वापस किया 7,88
इतना राज्यों को वापस किया। तो टोटल सरकार के पास जो बच गया वो 17,25,738 करोड़, ये सारे करोड़ में इतना करोड़ सरकार के पास बचा। सरकार ने इतना, जो भारत सरकार के पास बचा, सरकार ने इसमें से 4,98,651 करोड़ जनता पे खर्च किए और 5,75,795 करोड़ ब्याज दिया कमर्शियल बैंक को, ब्याज। तो अगर सरकार अपना नोट छापती थी और रिजर्व बैंक के जगह डायरेक्ट पब्लिक को पैसा आता था तो 5,75,795 करोड़ भी जनता के अकाउंट में जाता था, मतलब जनता को दुगुना पैसा मिलता था। और राज्य सरकार जो ये ले रही है, राज्य सरकार कितना दे रही है? राज्य सरकार 3 लाख करोड़ राज्य सरकार भी ब्याज भर रही है, ये भी जनता को जाता था। 5 लाख करोड़ जनता ब्याज भर रही है, जनता भर रही है, जनता भर रही है, जनता, ये राज्य, ये केंद्र, ये खाली ब्याज भर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनता जो है, ये जनता का पैसा भी जनता के पास रहता था। और 12.5 लाख करोड़ ये हम संसाधनों से लूट हो रही है सरकार की। तो टोटल का टोटल 25 लाख करोड़ कमर्शियल बैंक साल का, एक साल में 25 लाख करोड़ लूट के देश से ले जाते हैं। हरे कृष्ण। इसलिए वैदिक सिस्टम जरूरी है जिसमें सरकार का प्रिंटिंग मनी पे अपना कंट्रोल हो, सरकार खुद का पैसा छापे, बीच में कोई मध्यस्थ के थ्रू बॉन्ड देके ना छापे। और इस तरह से जल्दी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी के जो लोग थे 2 साल में उन्होंने अपना अर्थव्यवस्था बना लिया, क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा छापा था। और ये चीज सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया और सुभाष चंद्र बोस ने आते ही आजाद हिंद फौज में सबसे पहले अपना करेंसी छापा, 10,000 का नोट उन्होंने छापा था, क्योंकि उनको पता था कि नोट छापना बहुत बड़ा पावर है और अपना नोट सरकार को छापना चाहिए, किसी और से नहीं छपवाना चाहिए। तो वैदिक सिस्टम जो है उस सरकार के ऊपर वित्त का कंट्रोल हो, कोई थर्ड पार्टी का ना हो, तब जाके उस जनता का भला कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।